जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। आज हमारे साथ में देश के जाने माने गीतकार, गजलकार, आदरणीय तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। आप पटल पर पधारे, स्टूडियो में पधारे, आपका हृदय से स्वागत है। और बताइए आपका तो आदरणीय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, एक जगह ही रहिए सर। अब ठीक है। आप जो है मोबाइल में आपका सही जोड़ नहीं पा रहा। मेरे अब ठीक है। मेरे श्रोताओं को बता दूं, आज जो श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदरणीय का शुद्ध नाम सुभाष रावत है। अब वो रावत से राहत कैसे हुआ, ये हम इनसे वार्ता करके जानेंगे। इनके साक्षात्कार में अभी हम बात करेंगे तो जानेंगे कि रावत से राहत कैसे बन गया। और आपका जन्म स्थल जो है वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश है। आप मूल निवासी भी वहीं के हैं और आपने शिक्षा भी जो है वहीं पर बीकॉम हिंदू कॉलेज में शिक्षा पूर्ण करी है। आपका जन्म क्षेत्र वही था और कार्य क्षेत्र आपका जो है इस समय बरेली है। बरेली में आप विराजते हैं और आप जो है आपका साहित्य में जो योगदान है वो गजल, गीत कथा, मुक्तक, दोहा, कुंडलियां, छंद, लघु कथा आदि आदि आपकी मुख्य विधाएं जो है उनमें मुख्य विधाओं में आपकी जो विधा है वो है गजल में आप इतने प्रवीण हैं कि आपका नाम ध्रुव तारे की तरह आकाश में चमकता है। उस तरह से ही आपका साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के आकाश में आपका नाम सुभाष राहत जी के नाम से लोग जान जाते हैं। आपको जो उपलब्धियां प्राप्त हुई है, आपको जो सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कुछ का यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि टू मीडिया साहित्य गौरव सम्मान 2018 दिल्ली, दिनांक 22/7/18 को युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच दिल्ली द्वारा गजल रत्न का सम्मान 2016 एवं मई 2018 में शाने गजल सम्मान 2019 में इंद्रप्रस्थ भाषा गौरव सम्मान, आध्यात्मिक काव्यधारा संस्था रामपुर द्वारा
राष्ट्र सचेतक सम्मान एवं पृथ्वी पुत्र सम्मान 11/6/18 को दिग्गज काव्यकार का सम्मान आपको प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 का केबी साहित्यिक संस्था बदायूं द्वारा गजल और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको सम्मानित किया गया। तो ये कुछ सम्मान थे जो कि मैंने आपको बताए। इससे भी और बड़े बड़े सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम इसमें न उलझ करके हम हमारी काव्य यात्रा को, साक्षात्कार यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि रिवाज है, कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे का आह्वान करना आवश्यक हो जाता है। तो मैं आदरणीय से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर शब्दों से माँ शारदा का आह्वान करें। अच्छा भैया, मेरा सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और माँ शारदे का आपने आह्वान की बात की है, तो प्रभु हो चाहे माता हो, वो भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको किसी आराधना की आवश्यकता नहीं है। मन में भाव आपके शुद्ध होने चाहिए। फिर भी एक है मेरे पास माँ शारदे की वंदना, मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे की वंदना में सिर्फ 4 मिसरे ही पढ़ना चाहूंगा। माँ शारदे की वंदना बहुत लंबी है, काफी समय इसमें चला जाएगा। अभिमान जो जगा दे, मत ज्ञान मुझे को देना। अभिमान जो जगा दे, मत ज्ञान मुझे को देना। जो तुमसे दूर कर दे, मत मान मुझे को देना। भौतिक सुखों की मन में, भौतिक सुखों की मन में माँ कामना नहीं है। चरणों में अपने मैया स्थान मुझे को देना। चरणों में अपने मैया स्थान मुझे को देना। बोलो जय माँ शारदे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आदरणीय, अब हम हमारी साक्षात्कार यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ में गणेश प्रसाद जी गौतम जुड़े हैं। गणेश प्रसाद जी, आपका हाँ, बहुत ये बहुत लाइव धन्यवाद। में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये नहीं पता लग रहा सर। मुझे दिखाई दे रहे हैं सर, मैं नाम बोल रहा हूँ। गणेश हाँ, प्रसाद बोलिए जी गौतम प्रज्ञा हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी जी, और आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है। तो आदरणीय, अब मैं वही प्रश्न दोहराता हूँ कि आपका जो साहित्यिक नाम जो है वो राहत बरेलवी कैसे पड़ा? राहत बरेलवी, ये रावत का अपभ्रंश है या नाम आपको किसी ने सम्मानित किया है?
ये हमारे जो गुरु हैं उन्होंने हमें राहत बरेलवी नाम दिया था, और वो जम्मू में हैं, श्री प्यासा अंजुम साहब। वाह। तो प्यासा अंजुम साहब का भी नाम उनके उस्ताद का दिया हुआ है, और उनका नाम वास्तव में श्री विजय उपल है। तो उन्होंने हमें दिया नाम, और वाकई में ये नाम बहुत फलीभूत हुआ, और इस नाम ने हमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये मेरे लिए बहुत गर्व और मान की बात है, सौभाग्य की बात है। किंतु मैं कुछ अलग विचारधारा का व्यक्ति हूँ कि मेरे मन में एक दिन विचार आया, वो भी एक कारण था कि हमारी आइडेंटिटी कहाँ है। जैसे प्यासा अंजुम हमारे उस्ताद हैं, तो उनको उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, प्यासा अंजुम ही जानते हैं। और मुझे कोई बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बनना था कोई। अब जितना भी बन गया हूँ आप लोगों की कृपा है, माता की कृपा है, और कुछ बन गया हूँ नहीं बन गया हूँ ये आप जानते हैं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलनी चाहिए, तो इसलिए नाम के आगे सुभाष लगा दिया। बहुत सुंदर। और हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं उस्ताद जी से, और नाम उन्होंने ही दिया था। वैसे तो मैं रावती लिखता था, सुभाष रावती लिखता था, और मेरा लेखन का सफर जो है करीब मैं हाई स्कूल या 9th क्लास में था तब से मेरा प्रारंभ हुआ था। तो उस समय मैं ट्यूशन पढ़ाता था, हमारी आर्थिक स्थिति पढ़ाई अच्छी के नहीं साथ थी। साथ, हाँ पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता था। तो हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं बच्चों को लेख, निबंध, कविताएं आदि लिख कर देता था, जैसी भी मुझे आती थी। मुझे भी कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं था, लेकिन वो वास्तव में वहीं से लेखन शुरू हुआ। और कभी मैंने बच्चों के लिए ही लिखा, अपने लिए नहीं लिखा। ये एक बहुत बड़ी, मतलब एक व्यवसाय के रूप में हमने अपना ये कदम उठाया। फिर इसके बाद हम इंटर में आ गए। इंटर में आने के बाद जो है, आप जानते ही हैं कि लड़कपन होता है, और लड़कपन वाली मोहब्बतें भी इधर उधर घूम रही होती हैं। तो शायरी का कीड़ा बचपन से ही काटा हुआ था, तो बहुत रचनाएं लिखी, और वो रचनाएं हम एक दूसरे मित्रों को जो है सुनाते थे, और वो हमारे रजिस्टरों में कहीं दबी पड़ी हैं वो रचनाएं। उसके पश्चात जो है बीकॉम करके हमारी शादी विवाह एक साथ हो गया। हम फिर घर द्वार में लग गए, घर द्वार जिम्मेदारी में। इसके पश्चात ये हमारा लेखन कार्य लगभग छूट ही गया। बीच बीच में कार्यालय में काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, तो उनमें हम भाग लेते थे, लेकिन कोई ऐसा हमने इसको बल नहीं दिया कि हम लिखें ही कुछ ना कुछ। और दूसरी बात, हमारा जो ये सोचिए कि जन्म जो हुआ है वो एक संगीतकार के घर में हुआ था, तो इसलिए हमें संगीत का बहुत शौक है। और
अच्छा, संगीत हमारी प्राथमिकता है। गीत गायन ये हमारे रक्त में बिल्कुल समाहित है। तो कभी सोचा नहीं था कि बहुत हम कुछ इतना नाम कमा लेंगे और शायर बन जाएंगे। ये ऊपर वाले की कृपा होती है, वो किसी को क्या बना दे। जैसे आपको हमारा साक्षात्कारकर्ता बना दिया और आप हमारी बोर्ड की परीक्षा ले रहे हैं आज, तो इस समय का कोई भरोसा नहीं। करीब 2011-12 में जो है हमें फिर लेखन कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है हमें कार्यालय में काम दिया गया। तो हमने फिर उस पर विचार किया और तब से जो है लेखन कार्य विधिवत सीख कर हमने प्रारंभ किया। बाकी बाकी ऐसा लिखा हुआ तो बहुत पड़ा हुआ है, क्योंकि लिखना और साफ सुथरा लिखना, बहर मापनी के अनुसार लिखना बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि बहर मापनी के चक्कर में अच्छे मिसरे खराब हो जाते हैं, लेकिन जो बात मुक्त छंद में कहने में है मजा, वो बहर मापनी में कम है। क्योंकि आदमी उन शब्दों के उन दायरे में बन जाता है कि इसी पूरी 12 मात्रा 36 मात्रा में ही मुझे बात कहनी है, और ये एक बहुत कठिन और दुरूह कार्य है। आगे आप जो पूछना चाहें बताइए सर। कहाँ चले गए सर? चलिए दोस्तों, आप ऑनलाइन हैं, जो भी हैं, अभी विश्व जनसंख्या दिवस है, और इस सिलसिले में मैं अपने एक मित्र की रचना सुनाना चाहता हूँ। जनसंख्या बढ़ती जाती है, समस्याओं का मूल यही। जनसंख्या बढ़ती जाती है, समस्याओं का मूल यही। अभी नहीं कर इसको रोका, होगी भारी भूल यही। जनसंख्या बढ़ती जाती है, समस्याओं का मूल यही। अभी नहीं गर इसको रोका, होगी भारी भूली। आदरणीय श्री प्रमोद मिश्र निर्मल साहब का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वह इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। क्यों गंभीर नहीं अब होते, संसाधन की कमी को रोते। अभी जो दिखती तिनके जैसी, क्यों गंभीर नहीं अब होते, संसाधन की कमी को रोते। अभी जो दिखती तिनके जैसी, बढ़कर होगी सूल यही। अभी जो दिन
दिखती तिनके जैसी बढ़कर होगी शूल यही। अभी नियंत्रण बहुत जरूरी, बन न जाए ये मजबूरी। अभी नियंत्रण बहुत जरूरी, बन न जाए ये मजबूरी। जनसंख्या पर नियम बने अब, है इसका निर्मूल यही। जनसंख्या पर नियम बने अब, है इसका निर्मूल यही। जनसंख्या बढ़ती जाती है, समस्याओं का मूल यही। अभी नहीं गर इसको रोका, होगी भारी भूल यही। भाई प्रेम श्री राम रतन यादव जी अब विदेश रिटर्न भी कभी हो गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्री आदरणीय गौतम गणेश जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैसा मुझे कमेंट के माध्यम से पता लग रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। तो ये एक छोटी सी रचना हमारे मित्र श्री नृपेंद्र शर्मा जी ने लिखी थी, वह मुझे अच्छी लगी और मैंने आपको पढ़कर सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय आप अपने नेटवर्क संभाल के रखिए पकड़कर। अब क्या करें, इस पे बस नहीं है किसी का भी, नेटवर्क पे बस नहीं है किसी का भी। तो आदरणीय, आपने सबसे पहले स्टेज पर कब जो है कविता पाठ किया? प्रथम कविता पाठ का अनुभव। स्टेज का मतलब आप कवि सम्मेलन की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो कवि सम्मेलन का तो मैंने करीब 2014 या 15 में किया था, और बाकी काफी कार्यक्रम जो है मेरे अधिकतर उत्तराखंड में ही हुए हैं। दूसरी बात, 2005 से मेरे को अनीमिया हो गया था, जिसका हमें पता नहीं लगा, और वह गलत इलाज के कारण हमारा स्वास्थ्य दिन पे दिन गिरता चला गया। फिर लगातार हमारा 2012 से या 11 से स्वास्थ्य खराब ही होता रहा है। पहले साल में 2 बार बीमार पड़ते थे भयंकर, और अब लगातार चल रहा है, जिसका एक सिर्फ मूल कारण यही निकल के आया है कि हमारे शरीर में से ब्लड कहीं चला जाता है, तो वो ब्लड कहाँ जाता है ये अभी पता नहीं लगा है, और इसकी वजह से हमें लगातार अनीमिया हो जाता है। और जब आप जाओगे ही नहीं कहीं, तो फिर कहाँ से आप कवि सम्मेलन में जाएंगे। ऐसे मेरे को सैकड़ों कवि सम्मेलन मिले, लेकिन मैं जा नहीं पाया। हाँ, मैं दीक्षित धनकौरी जी के गजल कुंभ में जरूर जाता हूँ, और मैं अब तक करीब 3 या 4 उनके गजल कुंभ कर चुका। पिछली बार भी नहीं जा पाया मैं, क्योंकि कोरोना का अभी चक्कर चल रहा है। और धनकौरी जी के गजल कुंभ करने का एक विशिष्ट मकसद ये भी है कि वहां पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, जो आभासी दुनिया में लोग होते हैं, और वहां एक से एक बड़े विद्वान व्यक्ति से मुलाकात होती है, अपने मित्रों से मुलाकात होती है, और जो चाहता है मिलना उससे मिल लेते हैं। फिर एक और हमारा थोड़ा ये लालच है कि बच्चा हमारा गुड़गांव रहता है, तो हम कार्यक्रम करके गुड़गांव में बच्चे के पास चले जाते हैं,
वहाँ 2-4 दिन रहकर अपने घर बरेली आ जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत तो जी सर, और पूछिए साहब। तो आदरणीय, पहली जो आपने मंच पर कविता पढ़ी उसका कोई अनुभव हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कैसा अनुभव अच्छा, रहा आपको? आपकी क्या मन स्थिति थी? और काव्य पाठ करने के बाद जब तालियां बजी होगी उस वक्त आपकी क्या मन स्थिति, दोनों हमें बताइए। देखिए सर, काव्य पाठ करना वैसे ही है जैसे इस समय साक्षात्कार दे रहे हैं। आप अच्छे से अच्छे धुरंधर व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, वो कुछ क्षण के लिए जरूर वो भी घबराता है। तो घबराहट तो होती है, और जो रोजाना बुलाए जाते हैं और रोजाना कार्यक्रम करते रहते हैं, उनको वो अभ्यस्त हो जाते हैं और उनको जो है कुछ ऐसा कोई अनुभव नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज है कि एक रचना मैंने पढ़ी थी, वो मेरी रचना बहुत फेमस हुई और फेसबुक पर भी बहुत चोरी हुई। अगर इंसान को इंसानियत का ज्ञान हो जाए, खुदा की राह पर चलना बहुत आसान हो जाए। बहुत सुंदर। अगर इंसान को इंसानियत का ज्ञान हो जाए, खुदा की राह में चलना बहुत आसान हो जाए। नहीं ढूंढेगा वो भगवान को हवाओं काशी में, दिलों में भी खुदा रहता अगर संज्ञान हो जाए। दिलों में भी, बहुत अच्छी रचना, ये मैंने मंच में पढ़ी थी और मैं आज भी पढ़ता हूँ तो बहुत तालियां बजती हैं। और एक और रचना है जो मंच पर अक्सर पढ़ता हूँ, वो गजल है। स्वागत है सर। रुख पे खामोशी तो शीशा बोल पड़ता है, आया हो रुख पे खामोशी तो शीशा बोल पड़ता है। कशिश आ जाए उल्फत में तो जज्बा बोल पड़ता है। मुखालिफ हो भी सकता है ये कीमत वक्त पर करना, अगर मिलनी हो रुसवाई तो गूंगा बोल पड़ता है। क्या बात है। रुख पे खामोशी, इसके में इस गजल में 11 शेर हैं और 11 शेर मुख्तलिफ अंदाजों बयां लिए हुए हैं और हर शेर एक एक टन का वजनी है। सर एक दो शेर सुना दीजिए इसके। और अच्छा, अभी देखता हूँ, याद करता हूँ। पसे इसका एक, आदरणीय सुमन शर्मा जी, मेरा बहुत बहुत प्रणाम आपको। इसका एक शेर है, भाई मोहब्बत का तो शेर जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। पसे पर्दा रहो लेकिन
महक को कौन रोकेगा, रोकेगा। वाह, क्या बात। पसे पर्दा रहो लेकिन महक को कौन रोकेगा, पसे पर्दा रहो लेकिन महक को कौन रोकेगा, जिधर से तुम गुजर जाओ वो रास्ता बोल पड़ता है, जिधर से तुम गुजर जाओ क्या बात है। वो रास्ता बोल पड़ता है, आया हो रुख पे खामोशी तो शीशा बोल पड़ता है। क्या बात। बस और एक बड़ी मेरी बहुत मकबूल गजल है, उसका मुझे सिर्फ मतला याद आ रहा है। स्वागत है। संग दिल, ये मैंने स्टेज पर पढ़ी है गजल। संग दिल इंसान हो तो दोस्ती अच्छी नहीं, संग दिल इंसान हो तो दोस्ती अच्छी नहीं, दर्द की मजबूरियों से बेबसी अच्छी नहीं। क्या बात। बस 2010 में, इंसान हो तो। हाँ 2010 में फेसबुक पर आया था। और फेसबुक एक ऐसा माध्यम है कि आप कुछ भी लिख दो, गलत लिख दो, सही लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो वो वाह वाह पीछे चली आती है, वाह भाई मिली जाती है। वाह वाही मिली जाती है। और अगर आपने कोई अच्छा चित्र लगा दिया तब तो कुछ कह नहीं सकते, कितनी आपको वो लाइक तो कमेंट मिल जाएंगे। हजारों। तो ये सब हम बातें नहीं जानते थे। 2010 से हम फेसबुक पर हैं। तो पहले हम फेसबुक पर धार्मिक चैनल चलाते थे, धार्मिक बातें करते थे। तो हमने सोचा संस्कृति और धर्म का प्रचार करने का अच्छा माध्यम है। तो हमारे कई बार 5-5 हजार मित्र हो गए। लेकिन वही कहानी थी उसमें कि कोई पोस्ट डालिए आपको कोई वो नहीं करेगा, ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कह नहीं सकता, कि कुछ ऐसे कवियों से मुलाकात हुई, कवित्रियों से मुलाकात हुई जिनकी हमें रचनाएं बहुत पसंद आने लगी। फिर हमने जब उनकी रचनाएं हम पढ़ने लगे, देखने लगे, तो फिर हमने भी अपनी रचनाएं वहां डाली, जैसी भी हमसे बन पड़ी हमने डाली। और वही एक मनोबल मिला। उसी दौरान फेसबुक पर फिलवदियां चालू हो गई। फिलवदी एक ऐसा माध्यम है जिसे हम मिनी मुशायरा कहते हैं। और वो मुशायरा जो है हमें सिखाता भी है, सच्ची झूठी सही वहाँ होती है, और जो सीखने वाला होता है वो अपने आप सीख जाता है। तो अनेक ग्रुपों का फाउंडिंग मेंबर रहा हूँ, और वहाँ सीखा भी है और सिखाया भी है। और जिसमें मैं विशेष रूप से एक ऐसे ग्रुप का मैं बहुत आभारी हूँ जिसका
युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच, जिसने हमें बहुत मान सम्मान दिया और वहां पर हमें आज भी गजल का अध्यक्ष बनाया जाता है और आज भी यहाँ पर हम समीक्षा करते हैं और बीच बीच में रेस्ट दे दिया जाता है हर एक व्यक्ति को। तो होना भी चाहिए। हाँ, वहां से हमें फिजिकली बहुत सारे सम्मान मिले। फिर गजल कुंभ के सम्मान सब फिजिकल हैं, फिर इधर उत्तराखंड के सब सम्मान फिजिकल हैं। यार गले में बड़ी खराश है। हाँ, तो इसके पश्चात अनेक ग्रुप साहब ऐसे बने और उस समय हम ऑफिस से आते थे। आप ये देखिए कितना बड़ा जुनून था हम लोगों को। और हमारा, आपको यकीन नहीं करेंगे कि मैं उस समय मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, तो हम उस समय क्लेरिकल स्टाफ में थे। तो क्लेरिकल स्टाफ में हम असिस्टेंट ग्रेड में थे। असिस्टेंट ग्रेड में ही थे और हम रात के 7 बजे तक घर पहुंचते थे जी। सब्जी उब्जी लेते हुए घर पर पहुंचे और हम देखते थे 7 या 7:30 बजे फिल्मबदी शुरू होती है और रात के 10-10 बजे तक फिल्मबदी चलती थी। उस समय लगातार चलती रहती थी, इस ग्रुप से उस ग्रुप में, उस ग्रुप से उस ग्रुप में, और बहुत आनंद आता था जी। उस समय की बात ही कुछ अलग थी और लोग मान सम्मान बहुत देते थे। और इसी में ही आप जैसे बहुत सारे अनेक ऐसे मित्र बने जो आज तक छूटे नहीं हैं। और वहाँ उन कई ग्रुप में सिखाया, सीखा और मेरी समीक्षा से लोग घबरा जाते थे। मैं कड़ी समीक्षा कर देता था तो लोग नाराज हो जाते थे। तो ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, मुझे लगा लिपटी बातें करना नहीं आता। अब मैंने जरूर सीख ली है लगा लिपटी बातें करना, क्योंकि मैं इस अपने इस स्वभाव के कारण बहुत मैंने नुकसान उठाया है। और मुझे आज तक जीवन में, मैं आज ही अपनी मैडम से कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति को जहाँ वह कार्य करता है, दुकान है, व्यापार है या सर्विस करता है, वहाँ पर मक्खन मलाई वाली बात ही करनी चाहिए, जी हजूरी वाली बातें करनी चाहिए। और जी हजूरी का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी चमचागिरी करें, लेकिन बिना कारण के पंगे लेना अच्छी बात नहीं होती। हमारे बॉस ने कहा ये करके ला दो, वो करके ला दिया। उसने कहा ये गलत है, मैंने कहा सही है सर, जो आप बताते हैं वो कर देता हूँ। मैंने वो कर दिया, लेकिन हमारा ऐसा एटीट्यूड नहीं था उस समय, क्योंकि हमने बहुत नियम सीखे थे। हमने जो भी सीखा है मैं पूरी ईमानदारी से उसको निभाता हूँ जितना मुझे आता है। चाहे ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, कैसा भी हो, मुझे 101% फिनिशिंग चाहिए और सिखाता भी वैसे ही हो। तो इस वजह से काफी संबंध खराब हुए, लेकिन अंततः मैंने यही कहा कि भाई मेरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा परेशानी क्या होगी, जो हेड ऑफिस होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब क्या, अब तो नौकरी खत्म है जी, है ना। लेकिन रिश्तेदारी भी, सामाजिक हमारा यही रहा कि भाई किसी की गलती उसके मुंह पर ही बता दी, तो ये अच्छा नहीं है। लोगों को अच्छी बातें करनी चाहिए और जो जैसा चाहता है उसको वैसा ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये मैंने देखा। आप
चाहे कितने भी अच्छे हों, लोग सिर्फ आपके अंदर अच्छाई के साथ साथ कमी जरूर खोजते हैं। जैसे बिल्कुल कि खोजते हैं। आप किसी मित्र को दावत खिलाने ले जाओ और मुझे नहीं मालूम है कि भाई उसे खाना खाने के बाद पान खाना बहुत जरूरी है, और वो हम जो है हम तो पान नहीं खाते, हमने सोचा यार क्या जरूरत है, वो पूरा जो हमने 1,000 2,000 रुपया उस पर खर्च किया वो सब बेकार हो गया। उसको 10 रुपए के पान नहीं पान के खाया। खाते सब बेकार कर। जी सर। तो वही बात है कि जो व्यक्ति चाहता है उसके मन मुताबिक बात करनी चाहिए। ये मैंने अब बुढ़ापे में आकर सीखा है, इस पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना सफल रहता हूँ। वैसे कोई भी जो होता है ना, मेंढक फुदकना नहीं छोड़ता और बंदर गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता। तो आदत देखिए कब तक। सर हाँ सर बोलिए। सिद्धांतवादी आदमी जो होता है, सिद्धांतवादी आदमी जो होता है, वो सिद्धांत उसके खून में होता है। वो कितना भी जो है जी हाँ। विचार कर ले कि मैं ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा, लेकिन घूम फिर करके फिर वो सिद्धांत पे आ ही जाता है, और उसके मुंह से कोई न कोई ऐसी बात निकल ही जाती है जिससे अगला नाराज होता है। होता तो होता हो, लेकिन मन में एक खुशी होती है कि मैंने मेरा सिद्धांत नहीं छोड़ा और मैंने सही बात कही है, दुनिया चाहे बुरा जैसे माने। अभी आपसे ही एक दिन बातचीत हो रही थी, राजस्थान के हमारे पूर्वज थे, हमारे माता पिता हाँ हाँ। जो है मुरादाबाद में आके बस गए, तो इसलिए हमारा जन्म मुरादाबाद में हुआ। तो आपसे ही मैं कह रहा था क्या स्थिति है राजस्थान की, कि इतना ओपनली यहाँ पर कहना उचित नहीं है, लेकिन हम्म। क्षत्रिय और राजपूत जिस बात के लिए माने जाते हैं, लगता है खून ठंडा हो गया। खून ठंडा हो गया, ये बात सही, वक्त के हम हिसाब सब से खून लोग, ठंडा हो गया। कोई कुछ भी कहता रहे, हमारे माँ को गाली देता रहे, बाप को गाली देता रहे, हमारे बच्चों को हमारे सामने कुछ भी करता रहे, लेकिन हमारा खून नहीं खौलता। तो कम से कम अपनी अस्मिता और अपना क्या कहते हैं अस्तित्व बचाने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, वरना क्या होना है। वैसे तो अब सिर्फ भारत में ही हैं हम, भारत के बाद देखिए कहाँ कहीं शरण जगह नहीं, मिलती है, कहीं नहीं मिलेगी। कहीं जो जगह अपने नहीं देश है में हमारे लिए। जो अपने देश में ही नहीं पनप सका, वो दूसरी जगह पनप के कैसे पनपेगा, और कौन उसे शरण देगा? ऐसे लेकिन भीरू ये है आदमी को कि कोई हम शरण लोग नहीं देगा। शांति प्रिय व्यक्ति हैं। हम लोग यही, जैसे ही हम लोग ये सोचते हैं, मान लीजिए हमारी कॉलोनी में आग लग गई सर, अरे यार उसके घर पे लगी है, अभी वो घर बहुत दूर है ना, तब तक हाँ हाँ देखते हाँ। हैं जरा कहाँ यार पानी वानी का इंतजाम है, जरा देख लें। जब वो आग हमारे पड़ोसी के घर तक आ जाती है तब हम चेतते हैं। तब चेतते हैं, बिल्कुल सर। तो हम लोग ऐसे ही हैं। तो सर अब इस बात को धीरे धीरे बोझिल होती जा रही है, इससे हम कुछ हल्की कर लें। हाँ बताइए कोई सर, गीत, आप प्रश्न भी तो कोई पूछिए। कोई कोई गीत सुनाए आप, गीत सुनाइए सर। गीत एक तो गीत सर सुना बहुत है सुना मेरे दीजिए। पास। हाँ तो एक गीत सुना दीजिए कोई, जो अच्छा माहौल अच्छा, थोड़ा हल्का हो ये जाए। बताइए सर कि आपने 8:30 का समय दिया था, और मुझे ये नहीं पता कि आपका ये कार्यक्रम कितने समय का है। 9 बजे तक चलेगा सर। 9 बजे तक? 9 तो बज गए। कहाँ बज गए 9 तो अभी? बज गए सर। 9:30, हाँ 9:30 तक चलेगा, सॉरी 9:30 तक अच्छा चलेगा। 1 घंटे का प्रोग्राम, एक घंटे का कार्यक्रम, 44 मिनट हुए अभी। चलिए, उससे पहले एक गीत सुनाता हूँ, 4 मिसरे सुनाता हूँ सर, बहुत हाँ दिनों सुनाइए बाद। सुनाइए। ये बहुत पहले लिखे थे, ये हमारे सामने आ गया अचानक। अपने बच्चों को सिखाते हैं परिंदे उड़ना, अपने बच्चों को सिखाते हैं परिंदे उड़ना, दूर जा बच्चे नई दुनिया बसा लेते हैं। वाह,
अपने बच्चों को सिखाते हैं परिंदे उड़ना, दूर जा बच्चे नई दुनिया बसा लेते हैं। कुछ यही रीत निभाते हैं यहाँ बेटे भी, कुछ यही रीत निभाते हैं यहाँ बेटे भी, दिल से माँ बाप की यादें भी भुला देते हैं, दिल से माँ बाप की यादें भी भुला देते हैं। और आप गीत की बात कर रहे हैं और सावन भी आने वाला है, बिल्कुल। और आज भोलेनाथ का भी दिन है। गीत तो मेरे पास भोलेनाथ जी का भी है, 1 मिनट वही सुनाता हूँ। प्रेम विवाह विरह का गीत है, भोलेनाथ का गीत बाद में सुनाऊंगा कभी। ऐ बदेरा आप जितनी अनुमति देंगे उतना ही समय में सुनाऊं, हाँ हाँ सुनाइए सर। क्योंकि हमारी रचना कोई भी होती है, चाहे गीत हो या गजल हो, 15 मिनट लेती है सर। ये हमारे साथ में बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि हम कोई भी काव्य पाठ है या कुछ भी है दूसरे की संतुष्टि के लिए नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए लिखता हूँ, आत्मिक संतुष्टि के लिए गाता हूँ और आत्मिक संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरी खराबी है। तो जब तक मुझे आप बोर होते हैं तो होइए, मुझे क्या लगता है, मैं तो अपने हृदय के उद्गार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। ऐ बदेरा मेरे यार खबर कुछ उनकी लेकर आ, दूर है अपना प्यार खबर कुछ उनकी लेकर आ। ये इस गीत की भी एक कहानी है आदरणीय। मैं अपना इलाज कराने के लिए रिटायरमेंट के बाद मैं अपने बेटे के यहाँ गया था गुड़गांव, और वहाँ मैंने लगभग 6-7 महीने बड़ा लगकर इलाज कराया। काफी कुछ मेरा सुधार भी हो गया था, लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम हो गई घर में बरेली में, जिससे कि मुझे आना पड़ा। तो वो ऐसे ही मौसम था जून जुलाई का, बादल हो रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, और इत्तेफाक की बात थी कि मैं जनरल डिब्बे में बैठा था। जनरली जैसा समझिए वो स्लीपर, और वहीं खिड़की के पास हम बैठे बैठे देखते रहे, और ये गीत साहब हम मोबाइल में लिखते रहे। और जब बरेली आया रात के करीब 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे गीत पूरा हो चुका था। पूरा हो अब गया आप था। देखिए इस गीत को। और ऐ बदेरा मेरे यार खबर कुछ उनकी लेकर आ, दूर है अपना प्यार खबर कुछ उनकी लेकर आ। माह बरस बीते पर उनका एक भी खत ना आया, घायल मनवा ऐसे तड़पे जल बिन मीन की काया, हाल हमारा उनसे कह दे और नहीं तड़पा, जीवन है जीवन है जीवन है दुश्वार खबर कुछ उनकी लेकर आ, है बदरा
बिना आलाप के आपको ये गीत सुना दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा गीत आप सुन लें। दादुर मोर पपीहा गाए, सावन की रुत आई, वन उपवन में लेती देखो, कली कली अंगड़ाई, हरियाली चहूं और है लेकिन मन उपवन सूखा, सेज लगे ज्यों खार खबर कुछ उनकी लेकर आ, ऐ बदरा क्या बात। पीपल पन घट संग सहेली, हमसे करती थी अठ खेली, सूना सूना सब लागे हैं, पीपल पन घट और हवेली, दीवारें घर की कहती है, सजनी अब घर आए, वाह। सुना है संसार खबर कुछ उनकी लेकर आए, बदरा मेरे यार खबर कुछ उनकी लेकर आ, दूर है अपना प्यार खबर कुछ उनकी लेकर आ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे सर साक्षात्कार तो क्या, कोई ऐसे विशेष व्यक्ति नहीं है, हम कोई ना ही इतने बड़े, ना कवि हैं, ना लेखक हैं, ना कुछ सर हैं। वो तो हीरा हीरा कभी बस नहीं कहता कि मेरा मोल जो है वो लाख रुपए का मोल है। एक साधारण व्यक्ति है, और मैं हमेशा पब्लिसिटी से सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, सर इसलिए मैं ये मैं, पूछ रहा था, हाँ मैं बताइए ये सर। पूछना चाहता हमारे दर्शकों के लिए, जी गजल लिखने के लिए क्या क्या जो हाँ, है ध्यान रखना पड़ता है गजल लिखने के लिए? गजल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको साधारण शब्दों में बताता हूँ। और गजल की जो रूप है आज इतना बदल चुका है कि आदमी हिंदी में जो क्या कहते हैं गीतिका लिख रहा है उसको भी गजल कहते हैं, लोग ऊपर लिख देते हैं गजल, और गजल नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं गजल, गजल। इसमें नीचे नुक्ते नहीं लगे होते। उन्हें क्या मालूम गजल क्या होती है और गजल क्या होती है। तो बहरहाल गजल का जो वास्तविक अर्थ है वह है प्रेमी प्रेमिका से प्रेम की बातें करना, मूल गजल वही है। और बाकी आजकल तो समसामयिक गजलें चल रही हैं, है ना, उसमें राजनीति की बातें भी चल रही हैं, हमने भी लिखी हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन इस बात को मैंने बहुत बाद में, अभी मैं लगभग 2017-18 से मैं प्रेम पर ही गजलें लिख रहा हूँ, जितनी भी हैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो गजल के लिए सर कुछ नहीं है, एक निश्चित मापनी है, और निश्चित मापनी में तुकांत होते हैं और पदांत होते हैं। तुकांत हर बार बदल जाता है, लेकिन उसका जो बोलने का स्वर होता है वह वही रहता वो है। नहीं, जैसे वही। आया, गाया, पाया, है ना, आया के साथ गया नहीं जाएगा, उसका स्वर अलग है गाया मेरे जाए, हिसाब से। मतलब लास्ट गाया में जाए, उच्चारण आया होना चाहिए, ये हाँ महसूस होना चाहिए आया बोल रहा है। हाँ, आया, समाया, लगाया, बिठाया, है ना, घबराया। और जैसे जाते हैं, आपने ले लिया,
दर्द गम यूं समाये जाते हैं, है ना। हम्म, दर्द गम यूं समाये जाते हैं, तो इसमें समाये जो है काफिया हो गया, मतलब तुकांत हो गया, और जाते हैं रदीफ हो गया, मतलब पदांत हो गया। तो इसमें आप ऐसे ही समाये जाते हैं, उठाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इस तरीके की आप उसमें कम से कम काफिये का तो ध्यान रखें। धीरे धीरे आप मापनी भी सीख जाएंगे। मापनी में लिखना इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा जरूरी तो है, लेकिन जो नहीं लिखना जानता है उसके लिए इतना जरूरी नहीं है। और मापनी में कैसे लिखा जाता है ये हमें क्या कहते हैं, फिलवदियों से बहुत बढ़िया मालूम पड़ा है। पहले तो हम भी ऐसे ही अंट संट जो है अपनी जो बहर हुई उसमें जो है हम लिखते थे। जो बड़े बड़े शायर हुए हैं उन्होंने कहीं फिल्मी गाने सुने होंगे, है ना, उन्होंने नहीं सुने। आप बस फिल्मी गीत गाइए और लिख लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बस इस धुन पे आपने अपनी जो रचना लिखी है ऐसी ही कोई पहले आप धुन ले लीजिए और उसके बाद अपनी रचना लिखिए जी, सीधी सीधी बात। या आपकी आपको कोई लाइन याद आ गई तो आप रोजाना दिन रात रेडियो टीवी सुनते हैं। हम लोग तो भाई पुराने लोग हैं तो पुराने गीत सुनते हैं, और पुराने लोग ही बहर मापनी और राग रागनियों पे आधारित होते थे। तो उसमें देखिए कि आपको कौन सा गीत फिट बैठ रहा है, बस बस उसी धुन पर आप बोलते चले जाइए। तो और गजल आजकल में तो लोग मात्रा जो का, है जी, गजल में मात्रा का कोई महत्व नहीं है? महत्व है, क्यों नहीं है, इसके बिना तो गजल ही नहीं होती सर, तो, है तो ना। मात्रा लेकिन मैं कैसे एक चाहिए? मात्रा मात्रा के लिए आपको पहले तख्ती करना आना चाहिए सर, है ना। जैसे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के दो एक, अरमा दो दो, आंसुओं में दो एक दो दो, बह गए दो एक दो। तो ये जब आप लिखेंगे तो जो हिंदी में तख्ती करते हैं, है ना, वो हिंदी हम्म। वाले सब कवि जानते हैं सर। धीरे धीरे सीखा जाता है, एकदम कोई भी चीज नहीं आती है। मतलब तो हिंदी की मात्राएं और इसकी गजल की मात्राएं एक जैसी गिनती होती है? एक जैसी गिनती होती है, लेकिन क्या है सब, जैसे दिल के अरमा, हम्म। तो दिल जो है एक एक है हिंदी में, हम्म। है ना, हम उसे दो कहते हैं। और के जो है हिंदी में दो हम्म। है ना, हाँ लेकिन हाँ। हम उसमें मात्रा पतन करके उसे एक मान लेते हैं। अच्छा। तो दिल के अरमा दो एक दो दो, ये हुई मापनी, हम्म। है ना सर। और बाकी उर्दू में तो बताने से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना, उसके अरकान अलग होते हैं, है ना। वो मैं भी जो है उनसे बचता हूँ, मेरा दिमाग घड़बड़ाने लगता है। अपना भाई सीधी सादी सीधे लाइन पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, जो आता है समझ में लिख लेता हूँ। लेकिन हम अपनी रचना में ये प्रयास जरूर करते हैं कि हमारी रचना मापनी और बहर पर अच्छी तरह कसी हुई हो। कहीं पे इजाफत और वो लेना पड़ा हो तो जो है बहुत मजबूरी है। वैसे कोशिश तो अपनी यही रहती है, कोई परिपक्व व्यक्ति नहीं है हम, लेकिन हम कोशिश जो है यही करते हैं कि रचना जो है सही हो। और गलती किससे नहीं होती है, गलती अनेकों लोगों से होती है, बड़े बड़े उस्तादों बिल्कुल से होता हो है, जाती बिल्कुल। है। लोग आजकल जो है, जो हमने देखा है
कि जो बहुत सिद्धहस्त लोग हो गए हैं, जो नए नए लोग हैं, वो गालिबों की और मीर की गजला में गलतियां निकाल कर दिखा रहे हैं लोग, तो वो वही अब हम तो भाई किसी काबिल नहीं है। हम तो, आपको मैं एक चीज और जरूर बताना चाहूंगा कि खिलवदी जो है सीखने के लिए तो बहुत बेहतर चीज है, लेकिन किसी के मिसरे पर वो लोग ये कहते हैं कि इस मिसरे पर आप गजल लिखिए, है ना। जैसे उन्होंने मिसरा दे दिया, गम उठाने की जरूरत क्या है। अब साहब दुनिया लिख रही है, इस पे गम उठाने की जरूरत क्या है ना। समय मत देखिए। तो मैंने भी लिखा गम उठाने की जरूरत क्या है, आपने भी लिखा। दिन खिलवदी चल रही थी भाई साहब, कम से कम 200-300 लोगों ने लिख दिया। जब ये रचना गम उठाने की जरूरत क्या है ये हम सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी आ जाती हैं। तो मैंने जो है उस दिन से किसी के मिसरे पर गजल कहना छोड़ दिया सर। मैं नहीं कहता। मुझे जो है अपना ही मिसरा माँ सरस्वती, माँ शारदे देती हैं और मैं उसी मिसरे पर अपना रचना लिखता हूँ। जैसी भी बन पाती है वैसे लिखता हूँ सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपना ही काफिया होता है, अपनी ही रदीफ होती है, उसमें किसी की चुराई हुई नहीं होती। जो पहले चुरा ली चुरा ली का मतलब मिसरे पर लिख दिया। तो सर इसके लिए कोई पुस्तक मिलती है बाजार में? हाँ, बहुत सारी पुस्तकें हैं सर, और मैं इस सिलसिले में नाम बताएं। हाँ, एक दो व्यक्तियों का जरूर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, और मैं खोज कर आपको लिंक भी दे दूंगा। और कुछ तो मेरे पास पीडीएफ फाइल थी, वो अभी मोबाइल हमारा खराब हो गया था सर, और आपके कार्यक्रम के लिए ही मोबाइल मैंने लेकर गया था, जिससे कि वही कम से कम गुफ्तगू हो जाए, है ना। तो जैसे तैसे करके मैं ये चला रहा हूँ। वो सब फाइलें चली गई हैं, और मैं आपको दो व्यक्तियों के नाम जो है जरूर आपको बताना चाहूंगा। एक तो लखनऊ के उस्ताद शायर हैं कुंवर कुशमेश जी। उन्होंने अनेक अच्छी किताबें निकाली हैं। उनका साक्षात्कार हो है ना सर? हाँ, इस विषय में उनकी कई किताबें आ चुकी हैं। अरूज पर, अरूज मतलब ये विधान पर। और एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बेचारे बहुत लोगों को सहयोग कर रहे हैं। आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। वो यूट्यूब पर कैसे बोलें, कैसे शब्दों को बोलें, कैसे गजल लिखें, उनकी किताबें भी हैं। और उनका नाम है अजहर बख्श करके, है ना। मैं आपको लिंक दे दूंगा। हाँ, अजहर बख्श है, आगे का भूल गया, है ना। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। और उनके जो है चैनल भी है। अगर आदमी सिर्फ यूट्यूब ही देखेगा तो बहुत कुछ सीख जाएगा। तो गजल और एक्चुअल में क्या है कि आज की तारीख में फारसी में के शब्दों का इस्तेमाल करना कोई इतना जरूरी नहीं है ना। आप ऐसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, है ना, और आम बोलचाल की भाषा को इसमें इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। जब मैंने रचना लिखी, कुछ रचनाएं मैंने जो है जरूर क्लिष्ट लिखी हैं, ये दिखाने के लिए कि मुझे भी आता है भाई। लेकिन मैं अगर अपनी गजल गुनगुनाता हुआ सड़क से जा रहा हूं तो एक साधारण रिक्शे वाले की भी समझ में आनी चाहिए वो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर कोई समझ नहीं सके तो उस गजल लिखने से या उस रचना से क्या मतलब निकलेगा। तो आम बोलचाल के शब्द हैं। अच्छा, क्या है कि हम लोग भाई हिंदू व्यक्ति हैं, तो हमारा जो आम बोलचाल की भाषा इतनी
उर्दू वाली नहीं है ना, क्योंकि माहौल ही नहीं होता। हमारे मित्र जरूर होते हैं, हम नाशिस्त में जाते हैं, हमारे जो वहां पर जो हम लोग सुनते हैं आपस में, तब जरूर जो है हमें नए नए शब्दों का ज्ञान होता है कि भाई इन्होंने क्या कहा, इसका जो है हम देखें भाई। और लेकिन कुछ लोग तो भाई वो डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं और उसमें से कठिन शब्द निकालते हैं और वो फिट करते हैं और उसको धर देते हैं। अब उसका भाई कठिन शब्द तो ठीक है, चाहे हिंदी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, लेकिन आपने सही जगह इस्तेमाल करना नहीं सीखा है, और कैसे इस्तेमाल करना है, किस जगह पे और किस भाव में इस्तेमाल करना है ना, तो वो ठीक नहीं। जैसे गम है, दुख है, पीड़ा है ना, गम की जगह जो है दुख को नहीं लिख सकते, दुख की जगह पीड़ा को नहीं लिख सकते, पीड़ा की जगह गम नहीं लिख सकते, है सबके भाव एक ही। तो जहाँ जो शब्द है उसको वही रखना पड़ेगा। सर एक अब हमारी ये वार्ता अंतिम दौर में आ गई है, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। जब शब्दों की बात आई तो कि जो शब्द पुराने बने हुए हैं उनको इस्तेमाल करें या अपनी तरफ से कोई शब्द उसमें लिख सकते हैं, बना सकते हैं? जैसे उदाहरण जैसे मान लीजिए कोई शब्द जैसे अटक गया तुकांत में, उसमें अपना हम एक शब्द को नया बना करके वहां उसमें लेना चाहते हैं, तो वो वाजिब है या नहीं है? आप मुझे इस सवाल के लिए, क्योंकि इसी विषय पर ऐसे ही प्रश्न मैंने देखा भाई। हमारा मतलब मित्र था, है ना, फेसबुक या मित्र या व्हाट्सएप या मित्र था, वो रचना डाले और मैं उसके शब्द, उसका तुकांत जो है उसमें खोजूं भाई डिक्शनरी में। मैंने कहा यार ये बता, ये तूने लिखा कहाँ से है? कह रहा मुझे जब नहीं मिलता है तुकांत तो मैं बना देता हूँ अपना तुकांत। तो भाई तुकांत बनते नहीं है सर, है ना, वो पैदा ही होते हैं, उनको कोई बना नहीं सकता। आपने कभी सोचा कि इस गिलास का नाम गिलास ही क्यों रखा है? मुझे ये बता दो भाई, है ना। तो गिलास को आप बोतल कहने की कोशिश ना करें। तो जो शब्द हैं उनको आप अपनी शब्दकोश को बढ़ाइए, मेरा कहने का मतलब है शब्दकोश बढ़ाइए, और अपनी तरफ से शब्द अगर वो सही बनता है तो ये नहीं कह रहा कि वो ना बनाया जाए, लेकिन बनाने की कोशिश ना करें फालतू का, क्यों फिर आपकी भी छीछा लेदर होगी भाई, है ना, अच्छा नहीं लगता ऐसा। मैंने सर ये प्रश्न इसलिए किया कि अभी पिछले दिनों में मुझे एक सज्जन मिले थे, काफी हमारे अपने इसमें साहित्य में छाए हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने मुझे इसी बात पर बताया कि हम शब्द क्यों नहीं बना सकते, जिन्होंने शब्द बनाए, व्याकरण बनाई, वो भी तो इंसान थे, हम इंसान नहीं है क्या, हम क्यों नहीं बना सकते? देखिए कि हिंदी में मेरा तो भैया अपना, मैं तो अपनी बातें कह रहा हूँ, वो मुझे दो बातें सुना के चले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, है ना, जो भी सुनना है। हिंदी से संस्कृत में पर्यायवाची तो बना सकते हैं सर, आप किसी चीज का पर्यायवाची तो बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं, है ना। जैसे ट्रेन का लौपत गामनी बना सकते हैं, लेकिन आप हिंदी का हिंदी में जो है आप उसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ बताइए सर? सही है। पानी को जल मतलब मैंने ये कहा कि ये गिलास है तो भाई इसको गिलास ही रहने दो, क्यों इसमें जबरदस्ती तुम कह रहे हो कि नहीं यार मैं इसको तो बोतलिया बनाऊंगा, बोतलिया है ये, है ना, तो मानेगा नहीं कोई। हाँ, मजाक के पात्र हो जाओगे। सीधी सीधी एक बात है सर, कविता जो है मन के भाव होती है, और शब्दों को में हम पिरोकर जनमानस को समर्पित करते हैं, है ना,
और उनको समझ में आ जाए तो अच्छी है, और समझ में नहीं आए और हमारी पीड़ा उनके दिल को स्पर्श कर जाए, हृदय को स्पर्श कर जाए, तो हमारी रचना अच्छी है, वरना किसी काम की नहीं। वरना लिख लिख के इतनी इतनी ज्ञान की बातें, इतनी इतनी क्लिष्ट रचनाएं वो किताबों में बंद पड़ी हैं सर, उनको कोई नहीं पढ़ता, और सर आजकल इसका तो कोई उदाहरण नहीं है, पढ़ता। इसका एक इस उदाहरण विषय है। में मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट और लूंगा सर, है ना? मैं सर एक बार कि बीच में टोक दूं आपको, आपकी बात का ही हाँ समर्थन करते हुए, कि एक हाँ रामायण वाल्मीकि रामायण है और हाँ एक हाँ तुलसीकृत रामायण है। आज हाँ जो हाँ जो हाँ। मान जो घर घर में तुलसीकृत रामचरितमानस चल रहा है, वो वाल्मीकि हम्म। रामायण नहीं चल रही है, क्योंकि लोग तुलसीकृत को अच्छी देखिए तरह सर, समझ सकते हैं। इस विषय में मेरे को आप ये प्रश्न ना पूछें, क्योंकि ये बहुत ऐसा प्रश्न है कि नहीं, कुछ। पूछ नहीं रहा हूं मैं तो आपकी बात हाँ का वो कह रहा हूं कि समझने की बात जो है वो, हाँ, तुलसीकृत रामचरितमानस क्यों चल ऐसा रहा है है इतना, सर, ये सिर्फ क्योंकि लोग समझते राजनीति हैं। है, ये सिर्फ राजनीति है। किसी व्यक्ति को उठाया जाता है, किसी व्यक्ति को गिराया जाता है ना? तो ये अन, अनंत काल से चला आ रहा है। जिसको उठाना था उसको उठा दिया, और जिसको गिराना था गिरा दिया, है ना? हमने तो आज तक, मैं आपको बताऊं कि रामायण, वो रामचरितमानस तो है मेरे पास भी नहीं है वाल्मीकि रामायण, और ना है खरीदने की कोई। कभी मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई कि मैं भाई पढ़ूं उसे, है ना? हाँ, बस बात यह है सर, वाल्मीकि रामायण जो है उसकी भाषा शैली अलग है। रामचरितमानस की भाषा शैली संस्कृत है, पूर्ण संस्कृत है और अवधि है ना? तो बस इसी कारण जो है रामचरितमानस की पाठ जो है हर घर में होता है। अखंड रामायण कहते जरूर है सर, अखंड रामायण ही कहते हैं उसे, अखंड रामचरितमानस नहीं कहता कोई। हमारे घर भाई अखंड रामायण बैठी है। रामायण बैठी, बिल्कुल सही। चलिए सर, हाँ सर, ये क्या कह रहे विषय थे की आप, बात नहीं, क्या कह रहे थे विषय की आप बात नहीं है। आप कुछ ये बोल रहे थे, राजनीतिक बातें हैं, और नहीं ऐसी इसके अलावा कुछ धर्म। और बता रहे थे। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि साहित्य का ऐसा अंत हो रहा है कि मैं क्या बताऊंगा सर, कि आज की तारीख में मात्र बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं अगर गिनती करूं, मैं अगर किताब छपवा लेता हूं, मैंने आज तक किताब नहीं छपवाई है, इसी करीब 1200-1400 गजलें लिखी पड़ी हैं, लेकिन इसी वजह से, है ना सर? इतना कारण, बुरा हाल है कि अ, मैं 100 प्रतियां छपवाया, मैंने 100 व्यक्तियों को बांट दी, फ्री में बांटी, और वो ले जाकर भाई साहब उधर वाल्मीकि कोने में में छोड़ डाल दी। देते हैं। कोई नहीं पढ़ता उनको। कोई मेरे जैसा व्यक्ति होता है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी सब किताबें नहीं पढ़ता। करीब महीने में 1-2 पुस्तक आती है ना सर? सिर्फ उसके बस पन्ने पलट कर देखता हूँ। कारण क्या है? मेरा विषय मान लीजिए प्रेम है, तो मुझे प्रेम करने वाले साहित्यकार की रचना ज्यादा अच्छी लगेगी, है ना? मैं ऐसे रचनाकार की रचना क्यों पढ़ूंगा जो है देश के इधर उथल पुथल की ये सब बातें करता रहेगा, है नहीं? वही दिमाग खा रहा है, और मैं जो है वहां भी पढ़ूं उसकी किताब लेकर। ये एक, मैं अपनी नहीं कर रहा बात, हाँ, थिंकिंग मतलब आम बात है। आम बात है ये, है ना? और कुछ लोग सिर्फ किताब लेते हैं, उनको जबरदस्ती उठा लेंगे किताब साहब कि मुझे लेनी है। अच्छा, कुछ लोग अब जबरदस्ती, मैंने स्वयं देखा है ये बात, कि जैसे मैं बेसिकली गजलकार हूँ, तो हमारे अधिकतर मित्र गजलकार हैं आदरणीय। एक गोष्ठी में गया, वहां पर लघु कथाओं की पुस्तकें दी जा रही थी,
है ना। ये बताओ, हालांकि मैं भी लघु गीता लिखी है सर, है ना, और मुझे बहुत शौक है, लेकिन अब इतना ज्यादा जागृत नहीं होता, लेकिन पढ़ता जरूर मैं लघु गीता। हमारे लेकिन साथ जिसको शौक ही ना रामदरस हो, जी गौतम है, जुड़े हैं। हमारे साथ है। रामदरस जी गौतम जुड़े हैं। आपका हाँ बहुत जी, बहुत हाँ जी, स्वागत है रामदरस जी। बहुत प्रणाम, बहुत जय आप। श्री कृष्ण। तो वो हाँ सर। जबरदस्ती उनको किताब अर्पित की जा रही है लघु कथा की, है ना। और वो किताब, वो जो है, क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई हम जब दूसरी गोष्ठी में जाते हैं तो वो किसी दूसरे को दे देते हैं, ले भाई पढ़ यार, मैं तो जो है नहीं पढ़ता। क्या फायदा, मैं आपको विद्वान समझकर अपनी पुस्तक दे रहा हूँ, और मेरी पुस्तक को चलो अच्छा हुआ आपने किसी को पढ़ने के लिए दी, है ना, लेकिन मैं चाहता था कि आप उसमें से 2 पेज जरूर पढ़ें, और मुझे भाई मेरी बताएं। जो भाव हैं उसको जो है जरूर मुझे एक बार तो ये बताएं, फोन करके ही बता दें भाई, है ना, भाई तुम्हारी ये रचना हमने पढ़ी थी, ठीक ठाक लगी है, इसमें कोई कमी नहीं। कमी सही। तो आज जो है साहित्य का बहुत बुरा है हिरास है सर, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि किताबें हम लोग देते हैं, लोग पढ़ते नहीं, है ना। मैंने 100 रचनाएं लिखी हैं, मैं नहीं जानता कि मेरी 100 रचनाएं अच्छी होंगी, लेकिन कम से कम एक रचना तो भाई आपके दिल को भाएगी उस विषय पे जो विषय आपको पसंद है। तो कहने का मतलब है, आप एक नजर तो मार के देखिए, वो आपका एक रचना पढ़ना ही मेरी किताब को लिखना सार्थक हो जाएगा। तो सर अब हम जो है इसके बिल्कुल ही नज़दीक चले गए हैं, बल्कि ज़्यादा समय हो गया है। हम चाहेंगे अंत में आपकी कोई एक अच्छी सी गज़ल के 2-4 शेर सुन लें। अच्छा, एक गजल सौंदर्य पर, है। हुस्न पर, हुस्न पर, हुस्न पर। सौंदर्य पर। हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक गज़ल की सेकंड सर जान जरा जो होती है। सुनिए। सर, यह विरह वाली गजलें मेरे पास बहुत हैं, और मेरे पास ऐसी नहीं है कि वो भी हैं। चलो, हुस्न पर ही 2 मिसरे पढ़ देता हूँ, है ना। हाँ जी सर, ये मेरी पढ़ो। गजल बहुत फेमस है। जुनून इश्क को दिल का जवाल मारेगा, जुनून इश्क को दिल का जवाल मारेगा, जुनून इश्क को दिल का जवाल मारेगा, खुदा नहीं मुझे तेरा ख्याल क्या मारेगा, वाह। खुदा नहीं मुझे तेरा ख्याल मारेगा, तरह हुस्न कज़ा है नकाब डाल के चल, सराप हुस्न कज़ा है नकाब डाल के चल, नहीं तो कितनों को तेरा जमाल मारेगा। मारेगा। क्या बात। तो ये मेरी गजल है, इसमें करीब 8-9 शेर है सर। तो इस गजल की सबसे बड़ी खासियत है इसका रदीफ, इसका रदीफ है मारेगा। तो इस मारेगा को निभाना बहुत कठिन काम है। काफिया तो सब ले आते हैं, लेकिन हम्म। काफिये के साथ रदीफ को निभाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो कभी फुर्सत में आपको ये पूरी गजल सुनाएंगे, और कई गजलें हैं सर ऐसी
दिल गुस्ताखी करना बैठे, नादा हसरत डर में है। दिल गुस्ताखी करना बैठे, नादा हसरत डर में है। दिल गुस्ताखी करना बैठे, नादा हसरत डर में है। हल्का हल्का रंग प्यार का उसकी शोख नजर में है। हल्का हल्का रंग प्यार का उसकी शोख नजर में है। ये एक गजल हमने लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। एक गजल का और आपने कहा हुस्न पर, खिड़की पर उसकी अंगड़ाई। देखिए इसका रदीफ भी बहुत कठिन है सर। मुझे कठिन चीजों से खेलने में बहुत मजा आता है। ऑफिस की भी वही कहानी थी कि जो काम कोई नहीं करना चाहता था वो मेरे को दे दिया जाता है कि भाई तू ये कर कैलकुलेशन, तू ये बड़े बड़े जो है स्टेटमेंट दे दिए कि भाई इसका जो है एरियर बना, ये कर वो कर, है ना। हमारे बस की बात नहीं। तो मुझे कठिन चीजों से खेलने की बहुत आदत है। इसका रदीफ देखिएगा। खिड़की पर उसकी अंगड़ाई, पागल करके दम लेगी। ये दम लेगी जो है बहुत कठिन है। खिड़की पर उसकी अंगड़ाई, पागल करके दम लेगी। खिड़की पर उसकी अंगड़ाई, पागल करके दम लेगी। आंख मिली तो राम दुहाई, पागल करके दम लेगी। वो कहती है, वो कहती है, भूल गई थी, फिर कभी कोई बात सुनाऊंगा। कोई बात। अब सर अंत में हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहें? जी हाँ, मैं संदेश जरूर देना चाहूंगा और मैं सिर्फ एक ही संदेश देता हूँ सर, कि ये जो हमारा जो ये समय चल रहा है 2020 से, तो इसमें हमें सबसे बड़ा गुरु मिला है। जो जैसे आप हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं, बस फर्क इतना है सर कि आपके हाथ में हंटर नहीं है ना डंडा है। बोर्ड की परीक्षा हम दे रहे हैं, है ना, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा गुरु मिला है को उसको छू लो तो मौत हाजिर है। तो वो है गुरु कोरोना। इसने साहब, माफ कीजिएगा हमने थोड़ा हंसी मजाक में आपको कह दिया, है ना। इसने साहब अच्छे अच्छे गुरुओं को फेल कर दिया। इसने वो सिखाया जो जिंदगी में हम कई सदियों तक नहीं सीख पाते, क्योंकि जब महामारी आती है तभी सीखते हैं हम। और महामारी तो भाई हमारे जीवन काल में यही आई है आदरणीय, बिल्कुल यही है ना। हमारे पूर्वजों के जीवन काल में सन 1900 में आई होगी, है ना। तो हमारे कहने का मतलब है, एक महामारी शायद आपको याद हो या नहीं हो, हमारे जीवन में आई थी मलेरिया। सर हमारे बचपन में जो है चेचक आई थी सर। उस समय चेचक से लोग मर जाते थे। हमारे जो है 2 की जगह 4 टीके लगे हुए हैं। वो जलाकर सुई से डिबिया में लेके आते थे, तेल की डिबिया में, और उनको घुसाते थे और माँ बाप की गोद में हम चिल्ला चिल्ला के घर उठा देते थे उस समय। तो बहरहाल जो है, मैं अपनी वास्तविक बात पे आता हूँ कि इसने बहुत कुछ सिखाया है सर। अपनों को कैसे ले गई है ना, और कैसे जीना है हमें ये सिखाया। और इसने ये बता दिया कि रिश्ते कुछ नहीं होते, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये भी बताया कि रिश्ते बहुत कुछ होते हैं। अगर बेटा तू इस काल में भी रिश्तों को नहीं पूछेगा तो जो है जिंदगी भर तो सामाजिक प्राणी भी नहीं रह पाएगा। आज मेरे घर पे, आपके घर पे रिश्तेदार नहीं आते आसानी से, है ना सर। जो आसपास के लोग हैं जो हमें अच्छी तरह जानते हैं
वो भी आने में परहेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यार क्या पता भाई कहाँ क्या हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, समारोह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, एक लाइन और कहना चाहूंगा। 4 महीने हो गए थे सर कोरोना को, है ना। हम भी करीब 4 महीने इसमें बीमार रहे, और इसके बाद मुझे अक्टूबर में फिर हो गया। तो मैं तब से जो है लगभग बहुत बीमार हूँ। मेरे चेस्ट का इन्फेक्शन अभी तक नहीं गया, मेरी आवाज़ खराब हो गई है, मैं दम घुटता है मेरा, और मैं ये छोड़िए ये सब। लेकिन 4 महीने जब हो गए तो मैंने कई मित्रों को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि भाई ये बता, तेरे पास कोई हालचाल पूछने का फ़ोन आया? कहने लगा यार नहीं आया, और मैंने जिसको फ़ोन करा उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, किसी ने तो काट दिया। मैंने ये कहा क्या बात क्या यार फोन में भी कोरोना है? ये तो हैं? कह रहा हूँ, ये क्या बात हुई? लेकिन बात यह है कि भाई कहीं जो है वास्तव में हम लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, सब कुछ परेशानियां थी, लेकिन लोग ये सोचते थे कि यार इसने फोन उठा लिया तो ये पैसे मांग लेगा, और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है भाई, कहेगा ट्रांसफर कर दे यार इस नंबर पे, साले का फोन ही मत उठाओ इसका। ये कोरोना था असली, असली कोरोना ये था। असली कोरोना ये था, और लाखों रुपए एक दिन में 2 दिन में कैसे खर्च हो रहे थे ये पता नहीं चलता था सर, ये पता नहीं और चला। जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। तो मेरा इसकी जो कोई सिर्फ गारंटी एक ही हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि ये जो दौर है कोरोना का, और इससे अभी हमें पीछा नहीं छूटना है ना। बस कम होगा, कभी कभी ज्यादा हो जाएगा, तो भाई कम से कम फोन से तो बात कर लो। आज मुझसे बात नहीं करते, मेरे कल जो है मेरा नाम आएगा, मेरा बेटा पोस्ट भी डालेगा, क्योंकि उसको तो शौक नहीं कि भाई मेरा बाप मर गया है ना। कोई नहीं डालता, बाद में पता लगता है, फिर कोई डालता है। तो भाई कम से कम बात तो कर लो, सही। उसकी आवाज सुन लो, उसको अपनी आवाज सुना दो। कैसे रिश्ते हैं यार, इतना भी नहीं कर सकते, है ना। उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम मोहब्बत की 2 बातें कर सकते हो। बातों की मदद तो करो। एक शेर लिखा था मैंने, इसमें लॉकडाउन था उस समय, भुलाकर हर अदावत, फोन करिए लॉकडाउन में, बचा ले बिगड़े रिश्तों को, दिया कुदरत ने मौका। तो ये कुदरत ने जो मौका दिया है हमें बिगड़े हुए रिश्तों को संभालने का, इसको संभालो भाई। अगर कोई दोस्त भी है, दुश्मन भी है, जिससे रिश्ते टूट गए हैं, तो उससे भाई 2 मिनट बात कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपकी ऐंठ घमंड जो है सब वहीं का वहीं रह जाएगा, सबको एक ही जगह जाना है ना। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर ज्यादा होते हैं, उनके सोने चांदी के मरघट नहीं होते सर शमशान घाट, वो भी उसी में ही जाते हैं जहां पे मैं मरूंगा। वहीं जाएंगे। आप कल का हाल देख लो, है ना। तो मेरे बराबर में कोई अमीर ज्यादा जल रहा होगा, और मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, है ना। और मुझसे भी ज्यादा साधारण इंसान है, वो मेरे बराबर में जल रहा हो रहा, तो क्या कमी रह गई। तो भैया और इस जलने अहंकार के को, बाद में और जलने के बाद में सबकी राख एक जैसी होगी, चाहे जी चंदन की बिल्कुल लकड़ी में जलाओ, चाहे मतलब सादा लकड़ी में जलाइए, राख वही राख एक जैसी होती है सबकी, सबका अंत बिल्कुल वही है। सही बात है आदरणीय। और आपने ऐसा प्रश्न ये आ गया कि इस पर मैं बहुत जो है मेरा दिल दुखा है, और वास्तव में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग हालचाल भी नहीं पूछते। तो इतना मित्रों तो ये नहीं जो है हमारे सर। साथ में देखिए सर, हमारे एक प्रश्न और रह गया, बस 1 ही मिनट में खत्म करूंगा। हाँ स्वागत आपने है। देखा होगा व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, हम्म, लोग उसके माध्यम से अपने अपने विज्ञापन भेजते हैं आजकल। लेकिन हमने उसको उसका माध्यम इसलिए बनाया कि हमने भी अपना पटल चलाया, बरेली साहित्य विकास मंच और अंजुम नीरत बज़्म राहत मेरा पटल है, और मंगलम साहित्य मंच
भारत का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो डॉक्टर जयसिंह आर्या जी का पटल है। तो हम भी उसको प्रयोग में लेते हैं, लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है उसका, मैं रोजाना प्रभु की एक तस्वीर भेजता हूं और साथ में एक सुप्रभात मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो, आप पर महादेव की कृपा बनी रहे, आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, आप पर विष्णु जी की कृपा बनी रहे, आप पर राधे कृष्णा की कृपा बनी रहे, है ना, आपका दिन हंसते गाते बीते, ऐसा करके मैं एक आशीष जरूर लिखता हूँ। तो मेरा एक काम तो ये हो जाता है कि मैंने आशीर्वाद दे दिया, चाहे छोटे हो बड़े हो कोई भी हो। दूसरा, प्रभु की तस्वीर वो डाउनलोड भी नहीं करेगा तो भाई वो कम से कम वो जो लिखा है जय श्री कृष्णा उसको एक नजर तो देखेगा ही, देखेगा तो पढ़ेगा भी, क्योंकि अनपढ़ तो व्यक्ति है नहीं। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। लेकिन बस बहुत दुख लगता है कि हम ऐसे हिंदुओं के ग्रुप में भेजते हैं, ऐसे उसमें देखते हैं, ये हालत है मतलब जो हमारे मित्रों की, कि भगवान की तस्वीर को भी वो नमस्कार नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ वो इस्माइली इमोजी वाला हाथ जोड़ने वाला है, वही एक कर दे भाई, पूरे ग्रुप में ऐसे ही तस्वीर पड़ी रहती है। तो ये हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, हम कोई भी नहीं चेत रहे इसके प्रति। ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान है कि हम कैसे अपने धर्म को अवॉइड कर रहे हैं, कैसे बचा पाएंगे। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ में सुभाष राहत बरेलवी जी। इनसे हमने बहुत सी बातें की, इनके जो मन में जो पीड़ा थी वो भी इन्होंने व्यक्त की, जिन बातों से इनके दिल को ठेस पहुंची, दर्द हुआ, वो भी इन्होंने व्यक्त किया। और वाकई में इन्होंने जो जो बातें कही वो आज के वो समय में जरूरी है और हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर हुआ है तो, और हुआ ही है। क्योंकि आप किसी को फोन करके यदि पूछते हैं तो उसे आपका कितना खर्चा लगता है, लेकिन अगले को इतना मतलब महसूस होता है कि इस आदमी ने मुझे मेरी आजकल तो अनलिमिटेड कॉल है, हालत तो पूछी कम से कम इन्होंने मुझे। कहते हैं कि खुशी में गया हुआ आदमी, मिला हुआ आदमी याद नहीं रहता, लेकिन दुख में मिला हुआ आदमी हमेशा याद रहता है। तो दो बोल बोलने में हमारा कुछ नहीं जाता है। तो मित्रों, समय की मर्यादा है, समय ज्यादा भी हो गया है, तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, इसकी इति करते हैं। आगे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपका बहुत बहुत आदरणीय, आपने इस अकिंचन को अपने कार्यक्रम में बुलाया, और मैं कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, फिर भी इतना मान सम्मान दिया, और मैं आपका बहुत दिल से बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपको सादर नमन वंदन करता हूँ। इस साक्षात्कार के दौरान मैंने अगर कोई कटु भाषा का इस्तेमाल किया हो आपके प्रति या किसी के भी प्रति, तो मुझे अवश्य क्षमा करेंगे, और दिल की पीड़ा जो होती है वो तो निकलती है जी। तो मेरा कहना है विदा लेंगे, शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय हनुमान, नमस्कार, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद।